कल कहाँ तक पढ़ लिया था? एक तो कनेक्टेड कौन सा है? ये वाला कनेक्टेड है कि ये वाला? दोनों ही ऑन है। गुड इवनिंग जी। कनेक्टेड, अच्छा यही वाला था। चलो भाई। कल बेसिक्स के अंदर आपको यही बताया था कि यही सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। थोड़ा सा अपने रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, याद होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? काम, कर्म करने वाला, काम करने वाला, या आपने कहें डूअर हो गई। वर्ब एक्शन होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए जो शब्द हमने यूज किए हैं। एडवर्ब क्या हो गया? चार शब्द कौन से थे? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये पांच ही एलिमेंट्स होते हैं, छठा कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ये पांच ही एलिमेंट है अपने पास। ठीक है, ये बेसिक्स में पहली बात हुई थी अपने। आज अपने देखते हैं बेसिक्स के अंदर दूसरी बात क्या है। और दूसरी ये जो बात है, देखो जो अपने बेसिक्स में पढ़ रहे हैं ना चीजें, वो आपको किसी टॉपिक के अंदर नहीं मिलने वाली, इसलिए इनको पहले ही पढ़ लो, ताकि आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आएगा नहीं किसी टॉपिक के अंदर। हाँ हाँ, है ही नहीं इसमें। देखो थोड़ी सी गहराई वाली बात है, मैं पहले इस पर ही चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा कोई सेंटेंस बन सकता है जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो? जैसे ये वाला सेंटेंस है, इसके अंदर आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? तो क्या ऐसा कोई सेंटेंस बन पाए जिसमें सब्जेक्ट नहीं है? अभी देखें कि क्यों नहीं बन पाता, इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है। दूसरा, मैंने कल आपको ये भी कहा था कि मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा आपको, ये भी जानना जरूरी है। तो पहले तो इसको देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की बात देखेंगे। देखो, हाँ और क्या था? कौन सा? थैंक हिम। ठीक है, ये एक जैसे सेंटेंस हो गए दोनों। थैंक हिम। देखो असल में क्या है कि ये सेंटेंस का एक टाइप है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव। जब अपने सेंटेंस पढ़ेंगे ना, जैसे बेसिक के अंदर ही मैं आपको सेंटेंस के भी टाइप बताऊंगा। सेंटेंस का ये एक टाइप होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको पर्सन को समझना होगा, जो अभी थोड़ी देर में अपने पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पर्सन की क्या बात है। पर्सन जो है, इंग्लिश ग्रामर में कितने तरह के पर्सन होते हैं? तीन। कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन होगा? सुनने वाला। थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, जैसे सिट डाउन, थैंक हिम, गेट अप, और कुछ भी आपने कह दिया, कम इन वगैरह, कुछ भी है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होगा और वो हिडन होगा। जैसे मैं यहां पर बात करूं, इसका सब्जेक्ट कौन है? जिसको आप बोल रहे हो। किसी ना किसी को तो बोला जा रहा है ना। ये जिसको आप बोल रहे हो वो कौन सा पर्सन है? वो सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब भी होंगे तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा, और वो सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और ये हिडन में रहेगा। आप ये काम करने का किसी ना किसी को तो बोल रहे हो ना, और जिसको आप ये काम करने का बोल रहे हो वो सेकंड पर्सन है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना इंपेरेटिव्स, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वो सेकंड पर्सन होता है और वो हिडन होता है। थर्ड पर्सन वो नहीं है। हम्म। आपसे बात हो रही है, जिसकी बात हो रही होती है उसका मतलब ये है कि जैसे मैं कह दूं कि मोहन को बोलो कि वो बैठ जाए, तो अब मोहन की बात हो रही है, तो मोहन थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन मैं आपको कहूं जैसे सिट डाउन, तो इसमें तो मैं आप ही को कह रहा हूं। इसका मतलब तो ये होगा ना कि
सेकंड पर्सन जब भी मैं लगाऊंगा तो वो तो फिर थर्ड पर्सन ही बना रह जाएगा, क्योंकि उसकी बात हो रही है। मैं कह दूंगा कि यू शुड गो नाउ, मैं उस व्यक्ति को बोल दूं, तो अपने ये थोड़ी ना कहेंगे यहाँ पर यू की बात हो रही है तो ये थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन का मतलब हो गया कि जब दो लोग कन्वर्जेशन कर रहे हैं और वो व्यक्ति की बात तब हो रही है, जब दो लोगों की कन्वर्जेशन है, उसके अंदर उसका नाम वगैरह आ गया, तब वो थर्ड पर्सन रहेगा। नहीं, इसमें थर्ड पर्सन नहीं है, इसमें तो सेकंड पर्सन ही रहेगा हमेशा। इंपेरेटिव समझते हो क्या? इंपेरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? स्पेशल सेंटेंस, वही कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और थ्रेट, डिटर्मिनेशन। इस तरह के जो स्पेशल टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको इंपेरेटिव्स बोलते हैं। और इंपेरेटिव्स का सब्जेक्ट हमेशा ही सेकंड पर्सन रहेगा, हमेशा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। अच्छा, आपको ऑब्जेक्ट वाली बात याद है? मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो व्हाट का जवाब होता है या फिर whom का जवाब होता है। व्हाट का जवाब ये तब होगा जब कोई नॉन लिविंग की बात होगी, और whom का जवाब तब होगा जब ये लिविंग की बात होगी। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके का होता है। इसमें कोई डाउट? तो अब देखो, हमें क्या है कि ये पता होना चाहिए कोई सेंटेंस के अंदर जो वर्ड या जितनी भी चीजें हमने यूज किए वो कौन सा एलिमेंट है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। माई टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। आप बता सकते हो इसमें कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है? माई टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। अच्छा, सब्जेक्ट कौन है? माई टीचर, ये हो गया सब्जेक्ट। गेव क्या है? बिल्कुल सही। मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट है। फिर अ बुक क्या है? दो ऑब्जेक्ट कैसे? अच्छा, मी, आप ये देखो, इन दोनों में से मी किसका जवाब दे रहा है? होम का। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बुक आपको किस चीज का जवाब दे रहा है? व्हाट का। तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। वही बात, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ में आप दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। ये अपने वर्ब के अंदर बात बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं नरेशन के, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बनेगा। जो हमारे वॉइस के जो टॉपिक आएंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये। आप कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाओगे, कैसे उसका एक्टिव वॉइस बनेगा, ये जानना जरूरी है। अच्छा, टू रीड, ये क्या है? टू रीड एडवर्बियल कैसे? क्योंकि किस चीज का जवाब है ये? वाई का। कि भाई टीचर ने बुक क्यों दी? पढ़ने के लिए। ये वाई का जवाब हो गया, तो ये क्या बन गया? एडवर्बियल बन गया ये। तो ये पता लग पा रहा है कि एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से आपको दो दो चीजें, तीन तीन चीजें भी मिल रही है, दो दो ऑब्जेक्ट मिल गए। अब देखो, ये जो दो ऑब्जेक्ट है इनके नाम क्या है? दो तीन एग्जांपल देखते हैं अपने इसके। ही टोल्ड मी अ स्टोरी yesterday. He asked us
मैनी क्वेश्चंस, द फादर परचेज्ड हिज सन a new bike, we all named him our new king। इसमें बता सकते हो कौन सा वर्ड क्या है? थोड़ा सा देख के समझ के बताना कोशिश करो। लो पहले आप नोट कर लो, फिर साथ साथ मैं आपको थ्योरी बताता रहूंगा इसके। लिख लिया? अच्छा अब देखें, ही टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे। ही क्या है? सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ स्टोरी क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये मी किसका जवाब हुआ, हुम का या वट का? ये हुम का जवाब है। और ये किसका जवाब है? वट का। यस्टरडे किस चीज का जवाब है? व्हेन का। ये एडवर्बियल हो गया क्योंकि व्हेन का जवाब है। अच्छा शी क्या है? सब्जेक्ट है। आस्क्ड ये वर्ब है, V2 हो गया ये भी। अस ऑब्जेक्ट। मैनी क्वेश्चंस ये भी ऑब्जेक्ट है। द फादर सब्जेक्ट। परचेज्ड वर्ब। हिज सन ऑब्जेक्ट। और अ न्यू बाइक ये भी ऑब्जेक्ट है। वी या मैं कह दूं वी ऑल, ये सब्जेक्ट है वी ऑल, हम सब। नेम्ड ये वर्ब है। भाई नेम यहाँ नाउन नहीं है, नेम यहाँ पर वर्ब है, नामकरण करना। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और आर न्यू किंग क्या है? आर न्यू किंग ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। देखो आपको अगर ये पता है कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो आपको वॉइस में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता कौन है? कल बताया था। या मैं कहूं कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो, है ना। अब अपने फर्क देखते हैं, इनमें क्या फर्क है ऐसा। ये जो आर न्यू किंग है, ये शब्द किसके लिए आया है? किसको नया किंग बनाया? हिम को। ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है? हिम के लिए। कौन है नया किंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? हिम। और ये ऑब्जेक्ट है, तो न्यू किंग वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? हिम के लिए। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट किसका हो गया? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। समझ आ रही है ये चीज? देखो कल ये करवाया था कि कॉम्प्लीमेंट जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और वो जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए जो शब्द यूज होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। आप एक चीज बताओ, क्या यहां पर हिज सन न्यू बाइक है? नहीं भाई। अस मैनी क्वेश्चंस है क्या? नहीं।
मी जो है अ स्टोरी है क्या? हिम जो है वो न्यू किंग है क्या? बिल्कुल है। तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आपको वो शब्द पहचान में आना चाहिए जो शब्द लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है या फिर वो कहीं कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, कहीं वर्ड वर्बियल तो नहीं है। वो कॉम्प्लीमेंट है, इसका आपको पता कैसे लगेगा? वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के लिए आएगा, उसके लिए आएगा, वो खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे ये खुद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसके लिए आया है, ये खुद ऑब्जेक्ट है। अब मैंने आपको ये बताया कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। देखें दो तरह के ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। देखो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन वर्ब्स के बाद में whom और what दोनों का जवाब यूज हो सकता है। ठीक है, whom और what दोनों का जवाब यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये रही वर्ब, वर्ब के नजदीक कौन है? मी। ये रहा वर्ब, वर्ब के नजदीक कौन है? अस। ये रही वर्ब, वर्ब के नजदीक कौन है? अच्छा, इसके अंदर तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसके अंदर, इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट है? एक ही है। इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हुए? एक ही है, ये वाला। ये तो कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी हो गया वो। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो सब्जेक्ट थोड़ी होगा, वो तो कॉम्प्लीमेंट होगा, वो एक अलग एलिमेंट है। इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हुए? एक। इसमें कितने ऑब्जेक्ट है? दो। ये रे। इसमें कितने ऑब्जेक्ट है? दो। ये रे। इसमें कितने ऑब्जेक्ट है? दो। ये तो एडवर्ब है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ऑब्जेक्ट मिल गए आपको? अगर नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर देता हूं। समझ आ गया ये वाला? अच्छा, अब अपने इन तीन की बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि इसके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा क्या है। जो मैंने कल आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ही टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे, ये आपके पास में whom का जवाब है और ये what का जवाब है। सारे सेंटेंसेस में सेम बात है। वर्ब के नजदीक कौन है? मी, अस और हिम, सॉरी हिज सन। ये तीनों वर्ब के नजदीक है। जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं ना किसी भी वर्ब के, सिर्फ उसी केस की बात कर रहा हूं मैं, जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जब भी किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रहेगा ना? एक को क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के नजदीक कौन है? मी, अस और हिज सन। तो डायरेक्ट कौन हुआ? ये वाले डायरेक्ट होंगे जो वट का जवाब है। ये बात याद रखना, जो वट का जवाब होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो हुम का जवाब होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आप कहोगे हमें इस नाम से क्या लेना देना, कुछ मर्जी नाम लिख दे, हम तो नाम थोड़ी ना पूछेगा, और वास्तव में एग्जाम में कभी नाम थोड़ी ना पूछेगा आपसे। लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसका मैं आपको कारण बताऊंगा अभी, और अभी आप ही समझ जाओगे ये चीज अपने आप ही कि क्यों इसको लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला गया और ये जो नॉन लिविंग है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला गया। अभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आप तो बस इतना सा काम करो, ये जो है ना, कोई सा भी एक अपने एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने एग्जाम्पल उठाएं, यही वाला देख लेते हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे। इसके अंदर आप एक काम करो छोटा सा, मी और अ स्टोरी, इन दोनों की जगह आपस में चेंज करना, आपस में चेंज करनी है जगह इनकी। ही टोल्ड अ स्टोरी मी या ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, टू मी हो जाएगा। ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी यस्टरडे। ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गई कहानी। अब ये मी किसका ऑब्जेक्ट हो गया? प्रीपोजिशन का। अगला पॉइंट अपना यही था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखने का। तो कहां तो ये जो मी था ये वर्ब का ऑब्जेक्ट था, और कहा ये मी है अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे आप इसके अंदर चेंज करो जगह, द फादर परचेज हिज सन अ न्यू बाइक। आप इसमें अ न्यू बाइक और हिज सन दोनों की जगह आपस में चेंज करके देखो। द फादर परचेज्ड अ न्यू बाइक फॉर हिज सन, अब वो किसका ऑब्जेक्ट हो गया? फॉर का। अ न्यू बाइक फॉर हिज सन। अब ये जो है ना,
हिज सन जो है वो फोर का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हिज सन जो है किसका ऑब्जेक्ट बन गया? प्रीपोजिशन का। अभी तक तो ये किसका ऑब्जेक्ट था? वर्ब का। जैसे ही वर्ब में और उस ऑब्जेक्ट में दूरी बढ़ी तो बीच में किसकी एंट्री हो गई? प्रीपोजिशन की। अब ये किसका है फिलहाल? प्रीपोजिशन का हो गया। इसको धोखा दे गया वर्ब को, जैसे ही दूरी बढ़ी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग क्यों होते हैं? क्योंकि जब वर्ब में और उसमें दूरी बढ़ती है तो वो किसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं? प्रीपोजिशन के। और ये अगला पॉइंट है अपना कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मैं ये क्या बात कर रहा हूं अभी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें। आप ये बताओ, यहां तक समझ आया क्या? ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा। व्हाट का जवाब देने वाले कौन हुए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम का जवाब देने वाले कौन हुए? इनडायरेक्ट। व्हाट का जवाब देने वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि चाहे आप वर्ब के साथ लिखो चाहे आप उसके बाद में लिखो, वो बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती उसमें। ठीक है, ये पॉइंट अभी समझ में आ जाएगा जो मैं प्रीपोजिशन वाली बात कर रहा हूं। अच्छा, जो लिविंग होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं? तो असल में वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, धोखा वही देंगे जो लिविंग होंगे, नॉन लिविंग कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, जैसे बीच में दूरी बढ़ी तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लिविंग जो है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अभी तो ये मान के चलो कि इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है ये सब। इन चीजों को हम इतनी बार पढ़ेंगे कि हमें अपने आप ही याद हो जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, और किस तरह से इसका यूज हो रहा है। यहाँ पर जो वर्ब का टाइप बन रहा है वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, ट्रांजिटिव के अंदर भी डाई ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव कौन सी है। ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे। अभी तो दूसरा ही दिन है, तो आप लोग घबरा सकते हो। ठीक है, और जितना ज्यादा डरोगे घबराओगे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि फिर आप घर जाके इन चीजों को और पढ़ो, अगले दिन आके फिर पूछो कि वो कल बताया था वो दोबारा बताओ क्या था, वो क्या था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो क्या था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, समझ में नहीं आया। तो इसलिए डरना जरूरी है, और हमारा काम जो है वो डर पे ही चलता है। आप डरोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? पढ़ोगे नहीं तो फिर पूछोगे कैसे? है ना, तो इसलिए डराना जरूरी होता है। ठीक है, आगे चल के ये सब अपने को पढ़ना है। ऑब्जेक्ट के दो टाइप समझ गए? इनडायरेक्ट हाँ लिविंग के लिए आएगा। ये प्रीपोजिशन का हो जाता है अगर आप जगह चेंज कर देते हो तो। असल में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कह दूं कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, इसको दोनों की आप जगह चेंज करना आपस में, ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, तो वो तो टू का ऑब्जेक्ट हो गया जो लिविंग है। स्टोरी तो बेचारा टोल्ड का ही ऑब्जेक्ट इधर है, और टोल्ड का ही ऑब्जेक्ट रहेगा जब ये जगह को चेंज करोगे तब भी, है ना। हाँ, अभी तो वर्ब का ही है, लेकिन जगह चेंज करने पर ये प्रीपोजिशन का हो जाएगा। उसमें तो नहीं, इसी में ही, क्योंकि आप देखो इसी के अंदर ही चेंज करके देखो दोनों की जगह को आपस में, एक्टिव के अंदर ही। पैसिव की तो बात ही नहीं आई अभी तक। इसमें क्या चीज रहती है कि जो ये वाला मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इसके दो पैसिव वॉइस बनते हैं। लेकिन अगर आप इसको जगह को चेंज करके लिख दोगे ना, ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, फिर उसका एक ही पैसिव वॉइस बनेगा। तो एग्जामिनर आपको ये वाला सेंटेंस नहीं देगा, ये वाला देगा वो, क्योंकि इसके दो आंसर बन रहे हैं। कंफ्यूजन के जो पॉइंट्स वो इसके अंदर ज्यादा हैं, तो वो थोड़ा सा आपको पॉइंट से हटाएगा जरूर। ठीक है, ये अपने हो गए कल वाली जो बात हुई थी डिटेल के अंदर। आज अपने अपने ना नया रूल पढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने अभी लिखा था, पर्सन की बात करेंगे पहले तो। पर्सन्स कितने होते हैं? तीन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और इसके अंदर भी दो टाइप अपने पास में, कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है, स्पीकर, या फिर आप कह सकते हो राइटर। स्पीकर या राइटर को क्या कहेंगे हम? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? अगर कोई स्पीकर है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई लिसनर तो होगा ही होगा। लिसनर या फिर रीडर।
ये कौन होता है? ये सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसकी बात चल रही है, whom we talk about। देखो सेम यही की डेफिनेशन सब्जेक्ट की है ना, लेकिन वो सब्जेक्ट जो है वो डूअर के हिसाब से है, काम करने वाला। ये वाला है जिसकी बात हो रही है, उस अकॉर्डिंग है। ये दोनों में फर्क है थोड़ा सा। स्पीकर या राइटर जो फर्स्ट पर्सन है, इसके एग्जाम्पल क्या है? सिंगुलर के अंदर आई, प्लूरल के अंदर वी। मैं यही कह रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल चेंज हो सकते हैं, रटने नहीं है। आपको ये चीज देखनी है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। एग्जाम्पल चेंज हो सकते हैं। सेकंड पर्सन यू, प्लूरल के अंदर भी ये क्या रहेगा? यू। और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, कोई भी नेम। और एक ऐसा शब्द लिख देंगे जिसके अंदर कहानी चेंज हो जाएगी, कोई भी नाउन। कोई भी नाउन थर्ड पर्सन का काम करेगा, ठीक है। और प्लूरल के अंदर क्या हो जाएगा? दे। और कोई भी नाउन प्लूरल के अंदर। ये हुए एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब आप कहोगे इस बात का यूज कहाँ है ग्रामर के अंदर? यूज है, बिल्कुल है। लास्ट टाइम ये सब पढ़ा था क्या हमने? ठीक है, याद होगा फिर तो। चलो कोई नहीं, अब की बार लेकिन याद रखना है इसको। याद रखना ज्यादा जरूरी चीज है। देखें इसका रूल क्या है। देखो, इसके लिए आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी। देखिए, अगर मैं किसी नाउन के साथ में एस या एस लगा देता हूं, तो यूजुअली वो नाउन प्लूरल होता है यूजुअली। जैसे बुक का बुक्स, बुक्स प्लूरल हो गया। चेयर का चेयर्स, चेयर्स प्लूरल हो गया, है ना। अगर आप किसी वर्ब के साथ में एस या एस देखोगे, तो ये सिंगुलर ही होता है। जैसे ना, वर्ब देखो आप, इज, वॉज, या फिर मैं लिख देता हूँ वर्क्स, नोज। नोज ये वाला भाई, नोज वाला। ठीक है, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब्स हैं। अगर आपने प्लूरल वर्ब बनाना है, तो इनका एस हटा दो। इज जो है देखो, इसके अंदर भी एस आ रहा है। तो ये याद रखने का तरीका है कि एस या ई एस आ गया जिस वर्ब के साथ में, वो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है। अब आप देखो, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर को। थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी, अगर हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद में आपने वी वन का यूज किया, तो वी वन के साथ में एस या एस का यूज जरूर होगा। ये रूल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद में वी वन के साथ में आपको क्या यूज करना है? हमेशा एस या एस। ये वर्ब की सिंगुलैरिटी को बताएगा। कैसे बताएगा वो आप देखो। मैं लिख दूं, मोहन नोज एवरीवन, कमल स्पीक्स द ट्रूथ, कमल स्पीक द ट्रूथ। सेकंड और थर्ड में कौन सा सही है? दोनों सही है। ऐसे कैसे? एक में तो कमल के साथ में स्पीक्स लगा दिया, एक में कमल के साथ में स्पीक्स की जगह पे प्लूरल वर्ब लगा दी। सेकंड वाला सेकंड पर्सन है, कैसे पता लगा? कोमा से। अब देखो, पहले तो ये नोट कर लो, फिर अपने देखते हैं इसमें आगे कि ये ऐसे कैसे सही हो गया, ऐसे कैसे गलत हो गया।
या गलत तो खैर है ही नहीं। अब देखो सेकंड और थर्ड दोनों सही कैसे हैं, पहले तो ये देखें। फर्स्ट में अगर बात की जाए कि भाई मोहन नोज एवरीवन, तो यहाँ पर मोहन बात कर रहा है या मोहन के बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होती है वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। या तो मोहन नोज एवरीवन, मोहन सबको जानता है, ठीक है, तो मोहन थर्ड पर्सन हो गया। और क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन है और ये नोज है, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, V1 के साथ में ऐसे हमने यूज कर लिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, कमल स्पीक्स द ट्रूथ और कमल कॉमा स्पीक द ट्रूथ, इन दोनों में क्या फर्क हुआ? एक में तो कमल के बारे में बात हो रही है कि कमल जो है ना वो हमेशा सच बोलता है, तो ये कमल के बारे में बात हो गई कि कमल सच बोलता है। ठीक है भाई, कमल सच बोलता होगा। लेकिन ये जो थर्ड सेंटेंस है इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है? कमल, कमल से बात हो रही है। ये जो कॉमा होता है ना, कॉमा आपको यही बता रहा है कि ये यहाँ पर कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। यहाँ पर कमल सच बोलो, ये लिसनर है कमल, और जिससे बात हो रही होती है वो कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही थी वो थर्ड पर्सन। यहाँ पर कमल के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर कमल से बात हो रही है। क्योंकि कमल से बात हो रही है तो कमल कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन। ठीक है, और अगर ये सेकंड पर्सन है तो फिर अब यहाँ पर इस सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग स्पीक आ जाएगा। ठीक है, इस सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पीक आ जाएगा, स्पीक्स नहीं आएगा, क्योंकि कमल से बात हो रही है कि भाई कमल सच बोल भाई। अब आप देख लो, जो मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, असल में आपको वो जो साइड में लिखी हुई थी डेफिनेशन सी, उसके अकॉर्डिंग चलना है। इंपेरेटिव सेंटेंस, हाँ अपना ये इंपेरेटिव हो गया, ये इंपेरेटिव हो गया और ये सेकंड पर्सन हो गया, क्योंकि कमल से बात हो रही है तो ये सेकंड पर्सन है। और इंपेरेटिव का सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? इंपेरेटिव का सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है। यहां पर सेकंड पर्सन कौन है? कमल, तो इसका भी सब्जेक्ट कौन है? कमल ही है। कमल से बात हो रही है ना। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? सेकंड वाले के अंदर कमल के बाद में स्पीक्स क्यों आया? कमल के बारे में बात हो रही है। और थर्ड वाले में कमल कौन सा पर्सन है? कमल से बात हो रही है। और देखो, बोलने में तो हमें पता लग जाता है किस तरीके से बोला जा रहा है कि कमल है, फिर वो कहेगा हाँ, तो इसका मतलब कमल कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन। लिखने में कैसे पता लगेगा? लिखने में क्या पता कि आपने किसी को आवाज लगाई है या किसी से बात कर रहे हो? वो पंक्चुएशन मार्क से पता लगता है आपको। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क कौन सा है? कॉमा। इससे पता लग गया कि कमल कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। पंक्चुएशन मार्क से पता लग गया। ये चीज याद रहेगी। पर्सन के बारे में पता लग गया। एक छोटा सा रूल और है बेसिक का, फिर वो बेसिक वाले रूल अपने खत्म करके फिर अपने कल से टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक अपना रहेगा नाउन, दुनिया का सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो तीसरा और रूल देख लेते हैं, और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। देखो थोड़ा सा क्या है, इस बार पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया मैंने। इस बार आपको लिखवाने का काम थोड़ा सा कम रहेगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, क्लास के अंदर भी ऐसा होगा। अब आपकी इच्छा होगी वो पीडीएफ जो है वो आप लिखो क्लास के अंदर, चाहे तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूं क्लास के अंदर वो सब समझा के, और वो पीडीएफ तो आपको मिलेगी। ठीक है, आप उसको घर पर कोई फेयर कॉपी वगैरह लगाते हो या फिर जो मैं आपको कहूंगा ये चीज नोट करने वाली है तो आपको नोट करना होगा। रूल तो लिखवाऊंगा ही,
जो एग्जांपल्स हम उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे जो लिस्ट होती है पूरी की पूरी, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस ग्रामर की वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वोकैब के अंदर इडियम्स, वन वर्ड्स, और जो अपना मान के चलो जो रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं, ये सब आपको मैं ही दूंगा यहाँ। फ्रेजल वर्ब के एग्जांपल्स सब मिलेगा, फिलर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, सब कुछ। मार्केट से आपने कुछ भी नहीं खरीदना, बस कॉपी पेन खरीदना है, वो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। पेन आपके खाली करवाता रहूंगा और कॉपी आपकी भरवाता रहूंगा, ठीक है जी। बस ये है कि होमवर्क पूरा रखना अपना, क्योंकि शुरू के 1-1.5 हफ्ते तो थोड़ा सा वो वीआईपी ट्रीटमेंट दूंगा ही। उसके बाद आपको होमवर्क होमवर्क ऐसे भी नहीं कहिए दे दूंगा कि कल आपको ये 1.5 करोड़ बार लिख के लाना है, अगले दिन से कोई आया नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, ग्राहक आए नहीं आज, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपको बस याद रखने के लिए जितना आपको याद हो जाए, बर्डन नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी और भी क्लासेस होंगी, और भी काम है दुनिया में, सिर्फ इंग्लिश थोड़ी ना पढ़नी है आपने, तो उस अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। लो भाई, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, प्रीपोजिशन। ये एक टॉपिक आएगा आपका बहुत खतरनाक और बहुत ही इजी। खतरनाक ऐसे कि अगर मैंने इसको ढंग से नहीं बताया, या आपने इस क्लास के अंदर छुट्टियां ज्यादा ले ली ज्वाइन करने के बाद, वही डिस्क्लेमर, तो अगर ऐसा हुआ तो आपको ये जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। फिर वो कई यूट्यूब ही है, आप यूट्यूब पे देखोगे कई जोकर हैं, उन्होंने प्रीपोजिशन को ऐसे करवा रखा है 7 घंटे की मैराथन क्लास। उस 7 घंटे की मैराथन क्लास के अंदर उन्होंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन करवा दी, और ये और वो, और एंड में कहते हैं प्रीपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती। तो मेरे 7 घंटे वापस कौन देगा? अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए इस टॉपिक में, तो ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि मेरे को इसका डिस्कशन बेसिक्स के अंदर करना पड़ रहा है, ठीक है। रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक चैनल है बस, उस पे ही है यूट्यूब पे, दी अल्फा क्लासेस वाला, है ना, उस पे थोड़ा बहुत सीरियस मेरा ही है ये चैनल। ये वीडियो बाद में उसी पे ही चढ़ती है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, आज कर लेना। उसमें क्या है कि अभी वो ये जैसे जो क्लास चल रही है ना, ये मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ, कि कल को मान लो कि कोई ऐसी बात है जो आपको फिर से देखनी है, तो उस पे आप देख सकते हो। ये तो आपको पता ही है। खैर, यूट्यूब के प्रयोग तो मैं क्या बताऊं, कि यूट्यूब एक ऐसी चीज है जिसपे हम लोग क्लास को दोबारा देख सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यूट्यूब पर भी, कोई बात नहीं, वहां पर भी तो ग्राहक बढ़ेंगे ही। तो प्रीपोजिशन की बात करें, है? तुम्हारी यूट्यूब से अब तो नहीं है, हो का रही है। हाँ, पिछले 3-4 साल से तो यही होगा। प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज है, आप ये बात याद रखो। पहली बात तो इसका नाम देखो, प्री पोजिशन, ऐसा शब्द जो अवस्था को बताता है। जैसे वो नहीं होते ऑन, अपॉन, इनटू, इन, टू वगैरह, ये सब जो वर्ड्स है, कोई 60 एक वर्ड्स हैं। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि जो मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने स्कूल टाइम में खूब पढ़ा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये पढ़ते रहे। लेकिन जैसे कंपटीशन में है तो पता लगा कि भाई वर्ब के बाद तो एडवर्बियल भी आता है, धोखा देगा। फिर कहा चलो कोई नहीं, एक धोखा सह लेंगे। फिर कहता नहीं नहीं, वर्ब के बाद तो कॉम्प्लीमेंट भी आता है। 2 धोखे मिल गए,